हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात बलरामपुर की, जहां गाज की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये 4 लोग इसकी चपेट में आए, उनकी मौत हो गई। एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं सभी, तो एक घायल है। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो बलरामपुर के दुप्पी गांव की पूरी घटना है। तो बिजली गिरने से मौत हुई है 4 लोगों की, एक घायल है। आकाशीय बिजली गिरने से मौत होना बताया जा रहा है। खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ है। बलरामपुर के दुप्पी गांव की घटना है। हालांकि एक व्यक्ति घायल है, तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, अपडेट दे जरा। देखिए, काफी दर्दनाक घटना घटी है आज राजपुर क्षेत्र के ये दुप्पी और चौरा 2 गांव में आकाशीय बिजली के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें जो 3 लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं, जिसमें एक की उम्र 25 साल है जिसका नाम शिवलाल है। वहीं 2 मासूमों की भी मौत हो गई है, जिसमें एक बच्ची है जिसकी उम्र 8 साल है, वहीं एक बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है। वहीं ग्राम चौरा में एक 18 साल की लड़की की मौत हुई है। 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज अंबिकापुर में कराया जा रहा है। जो 2 बच्चे और बच्चियों की मौत हुई है उनका भी इलाज अंबिकापुर में कराया जाता है। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हुई है। सूचना मिलने के बाद राजपुर की टीम अभी देर रात को ही पहुंची हुई है मौके पर, ताकि जो एक डेड बॉडी अभी पड़ी हुई है गांव में उसे कम से कम अपने कब्जे में ले सके, क्योंकि एक साथ 4 लोगों की मौत होने के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोग काफी दुखी हैं और जो बताया जा रहा है कि जो मृतक है एक ही परिवार के हैं और आज वो अपने खेत में आलू लगा रहे थे। उसी दौरान मौसम साफ था, लेकिन अचानक बिजली चमकने से इन्हें ये इस हादसे के ये शिकार हुए हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार इस तरह की घटनाएं आपने देखी होंगी। बारिश के दौरान खेत में काम कर रहे थे, उसकी चपेट में आए, एक व्यक्ति घायल है, तत्काल अस्पताल भेजा गया है। बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि आज दिल्ली में नक्सलवाद को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक ली और इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और DGP DM अवस्थी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा है कि PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से बहुत सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक इस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं पाते, तब तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि जो हथियार छोड़कर लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो हथियार उठाकर निर्दोष लोगों को और पुलिस को आहत करेंगे उनको उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। इधर बैठक में CM भूपेश बघेल के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ गंभीर नहीं है। जवाब में CM भूपेश ने कहा कि उनका महासमुंद का कार्यक्रम पहले से बन गया था, गृहमंत्री की बैठक का कार्यक्रम बाद में आया। CM ने कहा कि बैठक में हमारे CS और DGP शामिल थे। बीजेपी इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है, जबकि बीजेपी सरकार में नक्सली जहां थे आज वहां विकास है। प्रदेश की सरकार नक्सली को लेकर के गंभीर नहीं है। नहीं तो अवसर खोजते रहते हैं कि यदि नक्सली के उन्मूलन के लिए, नक्सली गतिविधियों में कैसे हमको केंद्र से सहयोग मिल सके, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। नक्सली घटनाओं को लेकर और जवानों और वहां के नागरिकों की हो रही मृत्यु को गंभीरता से लेकर बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ है पूरे देश के अंदर में, और वहां हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री के पास में प्राथमिकता नहीं है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। पिछले बैठकों में भी गया था, क्योंकि चंद्राकर समाज के कार्यक्रम को मैं बहुत पहले से समय दे दिया था और ये कार्यक्रम बाद में आया, तो CS और DG दोनों को भेजा हुआ है। और मैं नहीं समझता कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिन क्षेत्रों में नक्सली थे तो उसे काफी हम लोग खाली करा चुके हैं, वहां विकास के कार्य हो रहे हैं।
और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कल भारत बंद का ऐलान किया है और इस बंद को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने समर्थन किया है। बंद में सीपीआई, सीपीएम, इंटेक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठन इसमें शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आम लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है। वहीं 28 सितंबर को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम, दर्शन पाल और मेधा पाटकर जैसे नेता शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को महासमुंद के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने चंद्रनाहु कुर्मी समाज कि केंद्रीय महाधिवेशन में हिस्सा लिया है। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सीएम भव्य स्वागत उनका किया गया। सीएम ने चंद्रोदय पब्लिक स्कूल और शांतिबाई कॉलेज के अतिरिक्त कमरों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महासमुंद विधायक विनोद सिमनलाल चंद्राकर, खल्लारी विधायक द्वारकाधीश यादव, बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह समेत तमाम दिग्गज मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के 18 साल बाद छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी समाज और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को सम्मान मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम लाल कौशिक के नाम पर ऑडिटोरियम बनाने का भी ऐलान किया है। समाज के वार्षिक अधिवेशन आने का अवसर मिला। एक मांग थी कि आदरणीय पुरुषोत्तम कौशिक जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बने, उसकी घोषणा भी मैंने की। महासमुंद जिले में शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ सब लोगों को मिल रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ को कांग्रेस पार्टी हीरक महोत्सव के रूप में मना रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने जेपी श्रीवास्तव की संयोजक में एक कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी साल भर विभिन्न आयोजनों के माध्यमों से देश की स्वतंत्रता और इतिहास के बारे में आमजनों को जानकारी देगी। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी और चित्रकला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि देश की आजादी में कांग्रेस नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे आमजनों को बताया जाएगा। ये कार्यक्रम साल भर जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस जनों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम पूरे साल भर हम मनाएंगे। लगातार हम गाँव में कार्यक्रम करेंगे, उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का आज़ादी में योगदान रहा है, तो हम चाहते हैं कि 75वीं वर्षगांठ अच्छे से मनाएं। राष्ट्रीय कांग्रेस अब सभी राज्यों को पीसीसी में जवाहर बाल मंच विभाग की स्थापना करने जा रही है। इस मंच के जरिए 7 से 17 साल तक के बच्चों को गांधी, नेहरू के विचारधारा और देश की आजादी में भाग लिए क्रांतिकारियों की गाथा बताई जाएगी। इसके अलावा संवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता की जानकारी भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ जवाहर बाल मंच के अध्यक्ष कुलिशा मिश्रा का कहना है कि मंच की शुरुआत सबसे पहले केरल से की गई थी, फिर छत्तीसगढ़ समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू की गई। इन राज्यों में सफलता के बाद एआईसीसी ने देश के सभी राज्यों के पीसीसी के अंतर्गत एक विभाग बनाने की घोषणा की है। इसके जरिए प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, जो विभिन्न आयोजनों के जरिए मंच के मकसद को पूरा करेंगे। जवाहर बाल मंच का उद्देश्य है भारत के भविष्य के लिए आज के बच्चों में मजबूत नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर समझ एवं विश्वास को बढ़ावा देना है। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे 28 सितंबर को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे। वहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे। वहां से बलौदा बाजार और वहां मंडल बूथ की बैठक लेंगे। शाम 4:30 से 6 बजे तक खरोरा मंडल की बैठक लेंगे। अगले दिन 29 सितंबर को भाजपा कार्यालय से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। बिलासपुर में सेवा ही समर्पण अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान सेंद्रीय विकासखंड बेलतरा में शामिल होंगे। रतनपुर में महामाया देवी के दर्शन करेंगे। बिलासपुर में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक लेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद 30 सितंबर की शाम को हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे।
और इधर रायपुर में डेंगू मरीजों की संख्या 426 तक पहुंच गई है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के अलावा रायपुर मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र भी शामिल हैं। इसके बावजूद मेडिकल व्यवस्था नहीं सुधर रही है। मेडिकल कॉलेज में सालों से कूलर की ना तो सफाई होती है और ना ही उसका मेंटेनेंस हो रहा है। ऐसे में कूलर में मच्छर पनप रहे हैं। पीजी हॉस्टल कैंपस में गंदा पानी और बारिश का पानी भरा हुआ है। पीजी हॉस्टल का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने। रायपुर में डेंगू मरीजों की संख्या 418 के पार हो गई है। घनी बस्तियों के अलावा अब रायपुर मेडिकल कॉलेज भी इससे छूता नहीं है। व्यवस्थाएं देखिए, क्यों नहीं यहाँ पर डेंगू फैलेगा। देखिए किस तरह से ये यहाँ पे जो ये पोर्च है इसके नीचे यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात कूलर को लेकर बात की जाती है, उसकी व्यवस्था देखिए। यहाँ पे हर एक कमरों में एक एक जगह कूलर लगाया गया है, लेकिन वो कभी खाली नहीं होते हैं। कूलर खोल के दिखाते हैं आपको किस तरह से होगा। देखिए ये कूलर खोलते हैं, उसके बाद से यहाँ पर किस तरह से पूरी ये सभा स्पष्ट समझ में आएगा कि ये एक महीने नहीं, ये करीबन 6 महीने से साफ़ नहीं होगा। मच्छर देखिए, मच्छर भी यहाँ पर है पूरी तरह से। और ये जो कमरे में जाते हैं और यही शायद जो मरीज लोग हैं उनको संक्रमित कर रहे हैं। ये देखिए एक और कमरे का कूलर यहाँ पर लगा है और देखिए कि किस तरह से यहाँ पाइपलाइन बाथरूम से लगी हुई है और ये कूलर में जाती है। पानी की ज़रूरत होती है तो भर जाता है और उसके बाद इस्तेमाल होने लगता है। पानी जब भरने के बाद से नीचे गिरता है, वहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है। और ऐसे में जब जहाँ लगाने का जो कनेक्शन की जगह देने की जगह है और जहाँ कूलर फिट करने की जगह है, उसमें किस तरह से कोई कर्मचारी सफाई कर सकता है। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जिसकी लगातार जो छात्र वो मांग कर रहे हैं। ये वाटर कूलर है। ऐसे ही वाटर कूलर हर एक फ्लोर पे लगाए गए हैं, लेकिन वो लंबे समय से ख़राब है। वार्डन जो डीएमई है और डीन है, सभी को पत्र लिख चुके हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जाए, वाटर कूलर जो दिए जाए। इसके साथ साथ में जो कूलर है उनको दुरुस्त कराया जाए, कमरों की साफ़ सफाई कराया जाए। लेकिन कर्मचारी ही अब तक भर्ती नहीं हो पाए हैं, न ही कूलर को सफाई हो रही है, न ही मेंटेनेंस हो रहा है। और ये तब है जब करोड़ों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर सरकार के खाते से निकाले जाते हैं। सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देना होगा, नहीं तो संक्रमित होते जाएंगे हमारे डॉक्टर। कैमरामैन मुकेश दरिया के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। और इधर दुर्ग जिले में हर साल धान की शॉर्टेज का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस साल जिले में धान खरीदी केंद्रों में 0.7% की शॉर्टेज का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अब ज्यादा शॉर्टेज वाले खरीदी केंद्रों की सूची तैयार कर जांच और कार्रवाई की बात की जा रही है। जिले के 87 सहकारी समितियों और 90 केंद्रों से इस साल 29,264 क्विंटल धान का शॉर्टेज बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ 31 लाख रुपए है। अब करोड़ों की इस शॉर्टेज की भरपाई समितियों को करनी है, लेकिन समितियां धान उठाव में देरी और बारिश में भीगे धान के कारण बता रहे हैं। समितियों ने भुगतान से साफ इनकार कर दिया है और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जिले की कुछ समितियों ने सीएम हाउस पहुंचकर इसका विरोध किया और आदेश वापस लेने की मांग की थी। समर्थन मूल्य में किया गया धान खरीदी का परिवहन समय पर नहीं होने के कारण प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सुखद के रूप में बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हो रही है। सुखद की भरपाई शासन प्रशासन के द्वारा किया जाए और समिति कर्मचारियों पर किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई न किया जाए। पूरे जिले में लगभग 0.7% का शॉर्टेज इस साल रहेगा, तो उसका जो शासन के जो नियम है और मार्केट के जो गाइडलाइन है और धान खरीदी की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई होगी। और जशपुर के दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कलेक्टर ने केंद्र के अधीक्षक संजय राम को सस्पेंड कर दिया है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी विनोद पैकरा को शोकाज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में कलेक्टर एसपी को नोटिस भेजकर 3 दिन के भीतर 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दिव्यांग केंद्र पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस केस की जांच के लिए भाजपा जांच दल बनाएगी जो इस मामले की पड़ताल करके रिपोर्ट सौंपेगी। तो रात को ही मैं टीचरों को बुलाया, टीचरों के माध्यम से समझने का प्रयास किया और जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको सूचना दिया। तो फिर अधिकारी क्या कहे? अधिकारी कहीं बाहर गए थे, रायपुर गए थे मीटिंग में, तो बोले कि ठीक है ऐसा हुआ है, जो भी अपराधी हैं उनको भगाओ, ऐसे बोले। शिकायत होनी चाहिए थी कि ना जी, FIR दर्ज
हम चूँकि मतलब का प्रशिक्षण के लिए वो रायपुर निकल गए थे और यहाँ संबंधित थे गणेशपुर, उनको निर्देशित किया गया कि FIR दर्ज कराएं करके, तो FIR दर्ज हुआ है। 376 का मामला और पास्को एक्ट के तहत कथित छेड़खानी का मामला पृथक 2 अपराध दर्ज किए गए हैं। आरोपियों को जांच के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल करा करके उनको न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किया गया। कि सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, जिनको 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से प्रदेश में ध्वस्त है। पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के अनेक घटना हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चोरी डकैती लूटपाट हो रहा है। और रायगढ़ जिले के लैलूंगा में कांग्रेस नेता मदन मित्तल और उसकी पत्नी अंजू मित्तल की हत्या के मामले में कहा जा रहा है कि 3 आरोपी पुलिस के पकड़ में आ गए हैं। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों के भी शामिल होने की खबर है। हालांकि दोनों आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि गिरफ्तारी 3 आरोपी पास के ही गांव के हैं जो गिरफ्तार किए गए और वो चोरी की नीयत से दाखिल हुए थे। हालांकि महिला की नींद खुलने पर उन्होंने पहले महिला को और फिर कांग्रेस नेता मदन मित्तल की तकिए से गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर रेंज के IG रतनलाल डांगी सोमवार को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल 3 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर पुलिस पर एक लगातार दबाव बनाया जा रहा था और इस मामले में जहां स्थानीय लोगों ने नगर बंद और चक्का जाम का विरोध किया, तो वहीं अग्रवाल समाज ने भी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा था। राजीव के कोपरा पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज नेशनल हाईवे 130C पर घंटों चक्का जाम कर दिया। सरपंच और सचिव पर ग्रामवासियों ने पंचायत में काम करने और मनमानी करने और लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सरपंच और सचिव जो कई ठीक मनमानी करके कई प्रकार के नियम तोड़कर काम कर रहे हैं, नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिससे गांव लोग परेशान होकर आज क्रोशित होकर आज आंदोलन किया है। इसमें सचिव और सरपंच को हटाने के लिए मांग चल रही है। और बलरामपुर जिले में पंडो जनजाति को लेकर जमकर राजनीतिकरण हो रहा है। जनपद पंचायत वाड्रफ नगर के तहत आने वाले ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर और जंगल से लगा हुआ गांव है बैकुंठपुर, जहां पंडो जनजाति के लोगों के बीच वन भूमि को लेकर तनातनी की स्थिति निर्मित हो गई है। एक गांव के लोग वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरे गांव के लोग अतिक्रमण करते हुए वनों को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाया तो स्थिति और खराब हो गई। वीरेंद्र नगर के ग्रामीणों ने कहा कि जहां पर आज अतिक्रमण किया गया है वहां तेंदू और अन्य पेड़ों का बहुतायात था, जिससे वो निस्तारी करते थे। जितने उन लोग आए थे फॉरेस्ट वाले, सबको यही हम कहते हैं कि वो लोग अगर हमारा कब्जा को जैसे हटाए हैं वैसे दूसरे जगह के कब्जा अतिक्रमण किए हुए हैं और घर बना कर रह रहे हैं, अगर उसके पास कोई कागजात नहीं है तो उसको जो है कि तत्काल हटाया जाए। रात में घर का सब पंडोन के अथी उलार के और जो घर नहीं गिराया गया है उसको भी गिरवा दिए, गिरवा के तो उसमें कह रहे हैं जे यहाँ फारिश वाला आए और मार पीटे किए, गांव वाला आए तो मारपीट किए हैं, वैसा बात कुछ नहीं हुआ है। किसी प्रकार के हमारे वन विभाग के कर्मचारी किसी को द्वेष भाव से नहीं गाली गलौज किया है, न मारपीट किए हैं। उनको समझाइश दिया गया है। रात को ऐसा पता चला कि किसी के द्वारा उनको बहला फुसला के अपना झोपड़ी घर को गिरवाया गया रात को और फंसाने के कर्मचारियों को प्रयास किया गया। और दंतेवाड़ा में बेलाडीला की पहाड़ियों से लगे पंडेवार कमालूर की पहाड़ियों के निजीकरण का विरोध तेज हो गया है। विरोध में अब क्षेत्रवासियों के साथ आदिवासी संगठन भी सामने आ रहे हैं। बेलाडीला के 2 ब्लॉक में खनन के लिए टेंडर जारी किया गया, लेकिन अब इस टेंडर का विरोध करते इसे निरस्त करने की मांग उठने लगी है। आज इस विषय पर चर्चा करने और आगामी रणनीति तय करने को लेकर एक बड़ी बैठक पंडेवार में हुई। आस्था का ये पहाड़ यहाँ से आपको 13 नंबर से लेकर परसपाल तक का ये पहाड़ में सब देवियों का ही पहाड़ है, तो इसके अनुसार वैसी विरोध जता रहे हैं। ये तो भैया खनन तो होने नहीं देंगे वो किसी भी सूरत में, क्योंकि जनता का वहाँ पर ज्यादा ही हम लोग का समाज हमारा देवी देवों का नुकसान हो रहा है, तो उसमें खनन करने से क्या मतलब। में 78 हेक्टेयर और ब्लॉक बी में 452 हेक्टेयर की जो माइंस एरिया है
उसको उत्खनन के लिए टेंडर राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, तो जिसके विरोध में सारे लोग मिलकर एक ही सुर में एक ही आवाज में यही कह रहे हैं कि हम इस पहाड़ी को नहीं देंगे। सुकमा जिले में एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के नेतृत्व में सर्चिंग अभियान चलाया गया है। नक्सलियों ने किसानों के बंद का समर्थन करते हुए 27 सितंबर को बंद का आह्वान किया। बंद के एक दिन पहले ही सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन और डीआरजी की संयुक्त टीमों ने नक्सलियों के बनाए गए स्मारक ध्वस्त किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।